एक कॉमेट, एक टक्कर और 5 साल बाद इंसान जमीन के नीचे छुपकर जिंदा रहने को मजबूर है। लेकिन असली सवाल ये है, जब दुनिया मर चुकी हो तब इंसान कितना दूर जा सकता है अपनों को बचाने के लिए। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 5 साल हो चुके हैं जब एक कॉमेट ने अर्थ को टक्कर मारी और दुनिया की 75% से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई। हवा पोल्यूटेड है, रेडिएशन बाकी है, अर्थक्वेक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अब नॉर्मल हो गए हैं। इंसानों को मजबूरी में बंकर में रहना पड़ रहा है। जॉन ग्रीनलैंड के एक बंकर में अपने परिवार के साथ रहता है। वो इंजीनियर है और स्काउट भी, मतलब हैजमैट सूट पहनकर कभी कभी बाहर जाकर दुनिया की हालत चेक करता है। एक दिन वो बीच पर जाता है और वहाँ कई लाइफ बोट्स और एक क्रैश्ड शिप देखता है। सब लाइफ बोट्स चेक करता है, कुछ काम का नहीं मिलता। शिप के अंदर जाकर कुछ टूल्स मिलते हैं, लेकिन पूरी क्रू की डेड बॉडीज भी मिलती हैं। एक ड्रॉर में एक नोटबुक और एक सुंदर फ्लावर मिलता है। जॉन वो फ्लावर ले लेता है। तभी रेडियो पर वार्निंग आती है कि स्टॉर्म आ रहा है। जॉन पूरी ताकत से भागता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म पीछे से तेजी से आ रहा होता है। आखिरी वक्त पर वो गेट के अंदर कूदकर बंकर बंद कर देता है। डीकंटामिनेशन के बाद जॉन शॉक में बैठा रहता है। मौत बहुत पास थी। वो थेरेपिस्ट से मिलता है और दुनिया की हालत से डर शेयर करता है। थेरेपिस्ट कहता है सब ट्रॉमा में है और प्रिटेंड कर रहे हैं। जॉन को फैमिली से खुलकर बात करने की सलाह देता है। उधर जॉन की वाइफ एलिसन बंकर लीडर्स की मीटिंग में होती है। रिसोर्सेज खत्म होने की चिंता चल रही होती है। डॉक्टर अमीना बताती है कि कॉमेट का क्रेटर रेडियो एक्टिव स्टॉर्म्स को रोकता है और पोल्यूटेड एयर अंदर नहीं जाती। शायद वो जगह सेफ हो। लेकिन एडम याद दिलाता है कि क्रेटर सदर्न फ्रांस में है और यूरोप में सिविल वॉर चल रहा है। तब अर्थक्वेक आता है। सब वेट करते हैं और फिर नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। अमीना बताती है टेक्टोनिक प्लेट्स फिर शिफ्ट हो रही हैं, पर सोल्जर कहता है बंकर सब झेल लेगा। एलिसन डिस्ट्रेस सिग्नल की बात उठाती है। एडम मना करता है। रिसोर्सेज और डिजीजेस का रिस्क बताकर वोट होता है और ज्यादातर एलिसन के साथ होते हैं। तय होता है कि कल स्नोकैट भेजेंगे। बाद में जॉन पाइप्स ठीक कर रहा होता है। तभी एलिसन को उनका बेटा नेथन बाहर मिलता है। वो उसे डांटती है और जॉन की कॉफिंग याद दिलाती है। डिनर पर जॉन एलिसन को वही फ्लावर देता है। नेथन सच मानता है। जॉन गुस्सा होता है और नेथन चला जाता है। कपल डांस करता है, लेकिन एलिसन जॉन की कॉफ से डरती है। नेथन अपने कमरे में फ्लैशलाइट से सीलिंग पर स्टार्स बनाता है। खुद को बाहर आसमान देखने का नाटक करता है। अगले दिन जॉन बंकर की दीवारों में क्रैक्स देखता है। स्नोकैट बाहर जाकर सर्वाइवर्स को बचाता है। वापसी में टीम सेकंड ट्रिप की परमिशन मांगती है क्योंकि सबको नहीं ला पाए। एडम तुरंत मना कर देता है, स्पेस और रिसोर्सेज की कमी बताकर। तब एक और तेज अर्थक्वेक आता है और स्नोकैट से कनेक्शन टूट जाता है। बंकर ज्यादा जोर से हिलता है। लोग और फर्नीचर गिरने लगते हैं। सीलिंग कई जगह से टूटने लगती है। कई लोग फंस जाते हैं और घायल होते हैं। जॉन के सिर पर मलबा गिरता है। धूल से उसकी कॉफिंग बढ़ जाती है। तभी एक दोस्त उसे बाहर निकालता है। अलार्म बजता है और पास में एक्सप्लोजन की आवाज आती है। जॉन भागकर ऑफिस जाता है और एलिसन को बचाता है। वो भी मलबे से लगी होती है। दोनों शी अपने बेटे नेथन को ढूंढते हैं। नेथन अपने कमरे में मास्क लगाए मिलता है, फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। जॉन फैमिली से कहता है जल्दी सामान पैक करो। वो मास्क लेने जाता है। बंकर में भगदड़ मची होती है, लेकिन जॉन लॉकर्स तक पहुंचकर मास्क ले आता है। नेथन को राहत मिलती है और फैमिली बाहर निकलने लगती है। हिलने से दीवारें भी टूटने लगती हैं। एग्जिट पर भीड़ लगी होती है, लेकिन डोर पूरा खुला नहीं होता। जॉन फैमिली को ईस्ट टनल की तरफ ले जाता है। टनल गिर चुका होता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होता। जॉन सबको मलबे के नीचे से रेंगने को कहता है। तेज हिलने के बीच वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जॉन बटन दबाकर दूसरा डोर खोलता है। इंजन चालू होते ही जगह और तेजी से टूटने लगती है। फैमिली दौड़कर बाहर निकल आती है। बाहर सर्वाइवर्स भाग रहे होते हैं। जमीन से पानी के फव्वारे निकल रहे होते हैं। नेथन खो जाता है। फिर वो अमीना की मदद करता हुआ मिलता है। सब अमीना को साथ लेकर बीच की तरफ भागते हैं। सर्वाइवर्स बोट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। भीड़ ज्यादा होने से एक बोट पलट जाती है। कुछ लोग एडम का मास्क छीनने की कोशिश करते हैं। एलिसन और जॉन उसकी मदद करते हैं। एक आदमी जॉन का मास्क छीन लेता है। आखिरी बोट बचती है। जॉन फैमिली और कुछ लोगों को जल्दी चढ़ाता है। एलिसन ज्यादा लोगों को लेना चाहती है, लेकिन वेट ज्यादा होने से डोर बंद करना पड़ता है। बाहर लोग बोट से लटके रहते हैं। तभी एक बड़ी वेव आती है और बीच पर सबको बहा ले जाती है। बोट भी हिलती है, लेकिन पायलट संभाल लेता है। जॉन डिवाइस से चेक करता है। हवा सेफ होती है। मास्क उतार दिए जाते हैं। आइसलैंड खत्म हो चुका होता है। सब इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं। कुछ घंटों बाद इंजन बंद हो जाता है। जॉन उसे ठीक कर देता है। रात में नेथन पहली बार स्टार्स देखकर खुश होता है। कुछ दिन बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। खाना राशन किया जाता है और बोट को समुद्र के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लंबे इंतजार के बाद जमीन दिखती है। वो लिवरपूल पहुंच चुके होते हैं। एयर क्लीन होती है, लेकिन इलाका पानी में डूबा होता है। जॉन नाव को चलाकर सूखी सड़क तक लाता है। सब उतरते हैं और देखते हैं कि शहर खाली पड़ा है। सड़क पर कुछ लोग दिखते हैं। उनका पीछा करने पर एक छोटी सेटलमेंट
सेटलमेंट मिलती है जहाँ लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉन देखता है कि ज्यादातर लोग बीमार लग रहे हैं, यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। अचानक चीखें सुनाई देती हैं, सब उनका पीछा करते हैं और आर्म्ड सोल्जर्स से घिरे एक बंकर के बाहर भीड़ देखते हैं। एडम गेट पर जाकर बताता है कि वो ग्रीनलैंड स्टेशन के ऑफिशियल्स हैं और इमरजेंसी असाइलम मांगता है। सोल्जर्स बैजेस मांगते हैं, सिर्फ एलिसन के पास बैज होता है, इसलिए वही अंदर जा पाती है। एडम बहस करता है, भीड़ गुस्से में आ जाती है और एक सोल्जर एडम को गोली मार देता है। एक और सर्वाइवर अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसे भी गोली मार दी जाती है। गेट बंद हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। तभी आसमान में स्टॉर्म आता है और भीड़ डरकर भाग जाती है। अमीना और जॉन की फैमिली एक वैन रोकती है और ओबी से लंदन छोड़ने को कहती है। ओबी पेमेंट मांगता है और जॉन की वॉच लेकर उन्हें वैन में बैठा लेता है। वैन तेजी से निकलती है और स्टॉर्म से बच जाती है। एलिसन नेथन को गले लगाती है। अमीना एडम के लिए रोती है। ओबी बताता है कि लोग खाने के लिए मारने तक को तैयार हैं। कुछ घंटों बाद वैन जंगल में रुकती है। ओबी सिगरेट पीते हुए बताता है कि वो 12 साल पहले नाइजीरिया से इंग्लैंड आया था। जॉन फ्रांस के हालात पूछता है। ओबी कहता है वो जगह बहुत डेंजरस है और क्रेटर की कहानी फेक लगती है। तब तेज आवाज आती है और कॉमेट के फ्रैगमेंट्स आसमान से गिरने लगते हैं। सब पेड़ पकड़ लेते हैं। फ्रैगमेंट्स ऊपर से उड़ते हुए पौधों को तबाह कर देते हैं। तेज हवा चलती है लेकिन सब किसी तरह टिके रहते हैं। ओबी अपनी वैन बचाने दौड़ता है लेकिन एक फ्रैगमेंट उसे मार देता है और वैन भी नष्ट हो जाती है। फ्रैगमेंट्स रुकने के बाद ग्रुप बैग्स और काम का सामान उठाकर पैदल निकल पड़ता है। आखिरकार वो लंदन पहुंचते हैं और एक बड़े बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाते हैं। मैकेंजी गन तानती है लेकिन पुराने दोस्तों को देखकर अंदर ले लेती है। वो बताती है ये रिटायरमेंट होम है जहाँ ज्यादातर बुजुर्ग रहते हैं। जनरेटर से एयर फिल्ट्रेशन चल रहा होता है। सब आराम से खाना पीना करते हैं। क्रेटर की बात पर मैकेंजी कहती है उसने रूमर्स सुने हैं लेकिन सच नहीं जानती। बाहर स्क्रीम्स और गन शॉट्स सुनाई देते हैं। लंदन सेफ नहीं है। रात में एलिसन को जॉन की कॉफिंग सुनाई देती है। सिंक में खून दिखता है। जॉन नोज ब्लीड कहता है लेकिन फिर सच बता देता है। एलिसन टूट जाती है और यहीं रुकना चाहती है। जॉन मना करता है। वो फैमिली के लिए नई जगह ढूंढना चाहता है। अगली सुबह मैकेंजी उन्हें एक अबैंडन्ड कार और एक गन देती है। अलविदा कहकर अमीना और फैमिली निकल जाते हैं। रास्ते में नेथन उदास होता है। जॉन रोड ट्रिप गेम खेलने को कहता है। अचानक गोली कार की विंडो तोड़ती है और अमीना को लगती है वो तुरंत मर जाती है। झाड़ियों में छुपे लोग गोली चलाते रहते हैं। कार चुराना चाहते हैं। जॉन गाड़ी के पीछे से जवाबी फायर करता है और एक एक करके सबको मार देता है। आखिरी आदमी बचता है। जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी एलिसन दूसरी गन से उसे मार देती है। थोड़ी देर एक दूसरे को संभालने के बाद फैमिली गड्ढा खोदकर अमीना को दफन करती है। जॉन आखिरी गुड बाय के लिए प्रेयर्स करता है। नेथन को अजीब लगता है क्योंकि मर चुके इंसान के लिए दुआ करना विश करने जैसा लगता है। कुछ घंटों बाद वो एक बड़े रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। ये इंग्लिश चैनल का बचा हुआ हिस्सा होता है। इसका मतलब अब बोट की जरूरत नहीं है। रास्ते में जमीन पर गिरे कई शिप्स और कंटेनर्स दिखते हैं, यहाँ तक कि एक स्पेनिश गैलियन भी। आगे रास्ता रुकी हुई कार्स और सर्वाइवर्स से भरा होता है। पता चलता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक बहुत बड़ा चैज़म है जिसे सिर्फ एक खतरनाक रोप ब्रिज से पार किया जा सकता है। नेथन डर जाता है। जॉन पहले जाता है ताकि हिम्मत दे सके। रोप पर चलते हुए जॉन खांसता है और लगभग फिसल जाता है लेकिन संभल जाता है। तेज हवा ब्रिज को हिला देती है। सब कसकर पकड़ लेते हैं। हवा रुकते ही वो बीच की रॉकी जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां से दूसरी तरफ जाने के लिए 2 लैडर्स होती हैं। अर्थक्वेक आता है लेकिन कोई गिरता नहीं। लैडर पर चढ़ते वक्त फिर अर्थक्वेक आता है और सब रुक जाते हैं। चट्टानों से पत्थर गिरते हैं और रोप ब्रिज टूट जाती है। कई लोग नीचे गिर जाते हैं। दूसरी लेदर पर एक आदमी डर में किसी को धक्का दे देता है। लैडर फिसलने लगती है। आदमी नेथन पर गिरता है। वो आदमी गिरकर मर जाता है लेकिन नेथन एज पकड़ लेता है और पेरेंट्स उसे खींच लेते हैं। रॉकी जगह टूटती जा रही होती है। फैमिली जल्दी करके फ्रांस पहुंच जाती है। आगे सिर्फ वेस्टलैंड दिखता है। अचानक गन शॉट होता है और डेनिस गन ताने खड़ा मिलता है। गलतफहमी दूर होने पर वो उन्हें अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। डेनिस नॉर्दर्न फ्रांस की एक पुरानी फैक्ट्री में रहता है। कार इंजन और सोलर पैनल से बिजली चल रही होती है। वो अपनी बेटी कैमल और पत्नी से मिलवाता है जो रेडिएशन की वजह से बोल नहीं सकती और व्हील चेयर पर है। डिनर पर डेनिस क्रेटर जाने से मना करता है। जगह बहुत डेंजरस है। सिर्फ 2 सिटीज बची हैं और क्रेटर के लिए लड़ाई चल रही है। आर्मी के बचे लोग भी शामिल हैं। कमील नेथन को स्कैवेंज्ड सामान दिखाती है। नेथन उसे अपनी स्टार शीट दिखाता है। अगली सुबह डेनिस जॉन को मैप देता है और सेफेस्ट रास्ता बताता है। आर्मी में अपने दोस्त का नाम और एक पुरानी फोटो देता है ताकि मदद मिल सके। डेनिस रोते हुए जॉन से कमील को साथ ले जाने को कहता है। वो अपनी पत्नी की वजह से खुद नहीं जा सकता। जॉन हिचकता है लेकिन एलिसन मान जाती है। कैमिला पेरेंट्स से रोते हुए गुड बाय कहती है और जॉन की फैमिली के साथ निकल जाती है। कुछ घंटों बाद एलिसन देखती है कि बच्चे उदास हैं। वो ब्रेक लेने रुकते हैं। जॉन वुड यू रदर गेम शुरू करता है और सबका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। अचानक
सड़क पर कई व्हीकल्स आते हैं और सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। कैमिलस अपने पिता के आर्मी दोस्त का नाम लेती है और सोल्जर्स उन्हें आगे जाने देते हैं। रात तक वो वॉर जोन पहुंच जाते हैं जहां आर्मी इंसर्जेंट से लड़ रही होती है। एक सोल्जर उन्हें फॉरेस्ट के पीछे से चुपचाप निकलने में मदद करता है। पास में एक्सप्लोजन होता है, सब रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वायर फेंस पार करके उन्हें गोलियों और धमाकों के बीच तेज भागना पड़ता है। हर तरफ सोल्जर्स मर रहे होते हैं। एक आदमी को जलते हुए भी देखते हैं। गाइड बंकर को सिविलियंस की जानकारी देता है और कवर मिलने पर आगे बढ़ता है। ट्रेंच पहुंचते ही जॉन कॉफिंग से लगभग गिर पड़ता है। बॉडीज और फायरिंग के बीच चलते हुए वो लैडर तक पहुंचते हैं। गाइड उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ देता है और कैंप ढूंढने को कहता है। सुबह फाइनली मिलिट्री सेटलमेंट मिल जाता है। कमील नई बनी माउंटेन्स देखती है। जॉन समझ जाता है क्रेटर पास है। डेनिस के दोस्त के बारे में पता चलता है कि वो मर चुका है। सोल्जर्स मदद नहीं करना चाहते। जॉन बताता है कि वो मर रहा है और बस फैमिली को सेफ रखना चाहता है। एक आदमी तरस खाकर उन्हें बस में जगह दिला देता है। बस क्रेटर की तरफ निकलती है। रास्ते में एक्सप्लोजन होता है और इंसर्जेंट्स बस घेर लेते हैं। एक सोल्जर लड़ने जाता है और मारा जाता है। ड्राइवर भी मारा जाता है और रेफ्यूजीज को नीचे उतार दिया जाता है। जॉन फैमिली को बाहर भेजकर इंसर्जेंट से लड़ता है। एक रेफ्यूजी दूसरे आदमी को पत्थर मारकर गिरा देता है। बस के अंदर गोलियां चलती हैं। जॉन बाहर आता है। इंसर्जेंट को मार चुका होता है लेकिन खुद घायल होता है। सब दोबारा बस में चढ़ते हैं। नेथन जॉन के जख्म पर दबाव देता है और एलिसन ड्राइव करती है। न्यू माउंटेन के ऊपर पहुंचकर फैमिली जॉन को सहारा देती है। क्रेटर मिल जाता है। अफवाह सच निकलती है। क्रेटर हरा भरा, साफ और रहने लायक होता है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए परफेक्ट। तभी जॉन गिर पड़ता है। फैमिली उसे घेर कर आखिरी गुड बाय कहती है। जॉन की मौत हो जाती है। सब रोते हैं और नेथन अपने पिता की प्रेयर्स दोहराता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।